Hello students, how are you all? This is the second part of the video Principles of Management. First part में हम लोग ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स क्या होती हैं? वो गाइडलाइंस होती हैं. और हम लोग ने कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल के जैसे साइंस के साथ, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज़. और उसके अलावा हम लोग ने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, मतलब फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट. देखो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है. इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं. जो नया पैटर्न आया है एग्ज़ाम में उसमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ये आप सबको पता है. तो इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन सकते हैं. और अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसके बाद जो 5 चैप्टर्स हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से के जो चैप्टर्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बहुत सारा पार्ट आपका इस चैप्टर में कवर हो जाएगा. तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है. और उसके अलावा इस चैप्टर की केस स्टडी सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कंफ्यूजिंग होती है. तो अगर ये चैप्टर आपने ध्यान से नहीं समझा तो केस स्टडी सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होगी. तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिए. तो इस चैप्टर में बचा क्या क्या है समझने के लिए, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़े ज़्यादा वीडियोस में कंप्लीट होगा. इसमें हम लोग को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखे थे, किसने दिए थे? F.W. टेलर ने. और मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसने दिए थे? हेनरी फेयोल ने. तो अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टेलर. देखो थोड़ी हिस्ट्री F.W. टेलर के बारे में हम लोग को जाननी ज़रूरी है क्योंकि वाइवा में और 1 मार्क क्वेश्चन में कभी कभी इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो F.W. टेलर फुल नेम इनका क्या है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वॉज बॉर्न इन 1856. और ये कहाँ बॉर्न हुए थे? ये USA में बॉर्न हुए थे. एंड ही वॉज एन इंजीनियर. देखो हमने आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, उसमें बताया था कि अगर किसी पर्सन को कोई पर्सन अगर मैनेजर की पोस्ट पे वर्क कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो. एट प्रेजेंट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन मैनेजर है, ही और शी इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट पढ़ के आया हो. वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है. लेकिन इन नियर फ्यूचर हो सकता है कि ये चीज़ लागू हो जाए कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट होना चाहिए. बट अभी ये चीज़ लागू नहीं हुई है. एट प्रेजेंट अभी नहीं फॉलो हो रहा है ये, पर इन नियर फ्यूचर हो सकता है. तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो थे, F.W. टेलर, वो एक इंजीनियर थे. और ये एज अ मैनेजर ही वॉज वर्किंग इन मिडवेल स्टील कंपनी. मिडवेल स्टील कंपनी में ये एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्क कर रहे थे, बाद में मैनेजर हुए एंड सो ऑन. तो जब ये वर्क कर रहे थे वहाँ पे, उस टाइम वो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्री थी, वो अच्छी कंडीशन में वर्क नहीं कर रही थी, वो लॉस में जा रही थी. फिर इन्होंने क्या किया कि ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप की, ऐसी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप की कि उस साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल को जब वो इंडस्ट्री ने फॉलो किया तो वो कंपटीशन लेवल में बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच गई. तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये मैनेजर को हेल्प करती हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम कैसे अचीव कर सकते हैं. तो F.W. टेलर, he was an engineer and he is well known as father of scientific management. वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, who is father of scientific management? तो आपका आंसर क्या होगा?
Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor is known as father of scientific management. Why? थ्योरी पेपर में पूछा जाता है क्यों इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था। और क्या कंट्रीब्यूशन दिया था? अभी हमने आपको बताया कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए थे। कितने प्रिंसिपल बनाए? 4 प्रिंसिपल्स बनाए थे। और वो प्रिंसिपल एज अ गाइडलाइन हेल्प करते हैं मैनेजर को डिसीजन लेने में। और मैनेजर अगर डिसीजन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए लेता है तो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। इसी तरह उन्होंने केवल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ही नहीं दिए थे, उन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी थी। टेक्निक्स का क्या मतलब हुआ? हाउ द वर्क इज कैरिड आउट। तो हम लोग को चारों प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और जितनी भी टेक्निक्स दी हैं इन्होंने वो पढ़नी है। और उसके अलावा क्या पढ़ना है? 14 प्रिंसिपल्स में 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल ने दिए थे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स बनाए थे। ये तो समझ में आ गया ना, वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। And what is that contribution? He has made 4 scientific principles and scientific techniques. The first scientific principle given by F.W. Taylor is science not rule of thumb. Science not rule of thumb, इसका क्या मतलब हुआ? Rule of thumb का क्या मतलब हुआ? Rule of thumb का मतलब है trial and error method should not be followed. ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसका क्या मतलब हुआ? हिट एंड मिस मेथड। हिट एंड मिस मेथड। अब आप पूछो इसका क्या मतलब हुआ? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब हुआ कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुरू से किसी मेथड को फॉलो करते आ रहा हो। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन वर्क या किसी भी काम के लिए कोई मेथड फॉलो करता आ रहा हो और बाय चांस उस मेथड से उसे हमेशा सक्सेस ही मिला, ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो गया वो मेथड फॉलो करने से, तो आगे जितने भी साल बढ़ते जा रहे हैं हर बार उसी मेथड को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। क्यों? व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ट्रायल एंड एरर मेथड, हिट एंड मिस मेथड, कि वो मेथड फॉलो किया और हमें सक्सेस मिल गई। लेकिन क्या वो मेथड सच में आगे की डेट में भी, जहाँ इतना कंपटीशन हो रहा है मार्केट में, जहाँ इतना कंपटीशन है, क्या आगे की डेट में भी ज़रूरी है कि जो हमने एक ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो कर रखा है वो हमें आगे भी सक्सेस दे? नो। तो टेलर क्या कह रहा है कि हमें हमेशा साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हुए वर्क को करना चाहिए, हमें ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक मेथड, अब ये साइंटिफिक मेथड क्या है? देखो, जो हमने अभी आपको क्या बोला कि हमें कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़नी है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ेंगे और वो टेक्निक्स क्या है? वो टेक्निक्स जो टेलर ने बनाई है साइंटिफिकली, जैसे वो मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है, फटीग स्टडी है, टाइम स्टडी है। तो बहुत सारी स्टडी हैं जो टेलर ने बनाई, मतलब बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं जो फॉलो करते हुए वर्क करना चाहिए, वो टेलर ने बनाए। तो टेलर क्या कह रहा है कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड या हिट एंड मिस मेथड फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक मेथड फॉलो करना चाहिए। हमें एक ऐसा मेथड सेलेक्ट कर लेना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए जो बेस्ट सूट करता हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा मेथड जो बेस्ट सूट करता हो, जो साइंटिफिक हो और जिससे हमें हमेशा गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली अचीव हो जाएगा। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से क्या समझ में आया कि ट्रायल एंड एरर मेथड शुड नॉट बी फॉलोड, हिट एंड मिस मेथड शुड नॉट बी फॉलोड।
The work should be done following certain scientific techniques and scientific method. एक मेथड सेलेक्ट कर लो जो साइंटिफिक हो, जिससे हमेशा आप क्या करोगे, एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इजिली अचीव कर लोगे. Second principle given by this F.W. Taylor is harmony, not discord. What is the meaning of this word harmony? Harmony means peace. Discord means confusion, conflict. तो यहाँ पे टेलर क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का, वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे टेलर क्या कह रहे हैं कि जो बॉस है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इनके बीच में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है. बॉस हमेशा ये सोचता है कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है जितना ज़्यादा हम उन्हें पे कर रहे हैं, और लोअर लेवल मैनेजमेंट हमेशा ये सोचता है कि हम जितना वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें कम पैसा मिल रहा है. तो एक हमेशा मेंटल रेवोल्यूशन, द वर्ड मेंटल रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है. तो मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स अ मेंटल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट, कि दोनों में हमेशा एक मेंटल कंफ्यूजन रहता है या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि हम जितना काम कर रहे हैं हमें उतना पे नहीं किया जा रहा है, ये लोअर लेवल सोचता है. और टॉप लेवल क्या सोचता है कि जितना काम ये लोग कर भी नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा हम इन्हें पे कर रहे हैं. तो दिस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन शुड नॉट बी देयर. बॉस को हमेशा इतनी सैलरी तो पे करनी चाहिए, इतना वेजेस तो पे करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो फुलफिल हो जाएं ईजिली. और लोअर लेवल मैनेजमेंट या मैनेजरियल लेवल को भी इतना ज़्यादा हाई डिमांड नहीं करनी चाहिए सैलरी की अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से कि इम्पॉसिबल हो जाए टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए कि उन्हें वो सैलरी दे पाएँ. तो इस तरह का कंफ्यूजन, इस तरह का मेंटल रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए. और जब भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसको हमेशा लोअर लेवल और मैनेजरियल लेवल को इन्वॉल्व करना चाहिए उस डिसीजन में. क्यों? अगर वो लोअर लेवल और मैनेजरियल को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेगा तो लोअर लेवल और मैनेजरियल लेवल जो है उसको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, कि हमें भी जो हमारे बॉस हैं हमें इतना इंटेलिजेंट समझ रहे हैं या हमें इस लायक समझ रहे हैं कि वो हमारे डिसीजंस को भी सुन रहे हैं. ठीक है. तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या मतलब हुआ कि देयर शुड बी नो मेंटल रेवोल्यूशन. नाउ द थर्ड वन इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका क्या मतलब हुआ कि केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, केवल अपने बारे में नहीं सोचना है. देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय. टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने आप को इतना हाई ना समझे कि वो लोअर लेवल और मैनेजरियल लेवल से बात ही ना करे. और इसमें भी यही है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसे हमेशा जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं उनके डिसीजंस को भी सुनना चाहिए. और अगर वो डिसीजन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए. कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद कॉर्पोरेशन. जो कंपटीशन एक टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में है या आपस में एक दूसरे के बीच में है, एक ही लेवल वालों के बीच में, वो कंपटीशन नहीं होना चाहिए. हमेशा कॉपरेशन होना चाहिए, मिलके एक साथ काम करना चाहिए. नाउ द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी.
डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी मीन्स जब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी को भी अपॉइंट करता है तो उसे साइंटिफिकली अपॉइंट करना चाहिए। अब साइंटिफिकली अपॉइंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी आ रहा है आप उसको ऐसे ही मत जॉब दे दो। जो प्रॉपर मेथड है एम्प्लॉय करने का, उसका टेस्ट लो, उसका इंटरव्यू लो, उसका बायोडेटा देखो और उसके बाद उसे अपॉइंट करो। तो और ये भी है कि जो जिस फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई करके आया है या जो जिस फील्ड में ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है उसको उसी एरिया में काम दो। अगर इंजीनियर है तो प्रोडक्शन मैनेजर बन सकता है, या फिर अगर इंजीनियर है तो मैनेजरियल लेवल में वर्क दो, इंजीनियर की पोस्ट दो। अगर वो सेल्स से एमबीए करके आया है तो उसे सेल्स डिपार्टमेंट में काम दे दो। तो इसमें क्या है कि जो जिस एरिया से पढ़ाई करके आया है, जिस एरिया में स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है, उसी एरिया में उसी फील्ड में उसको काम दो और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग दो। जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनको ट्रेन करो, उनको ट्रेनिंग दो टाइम टू टाइम, क्योंकि जो अगर एफिशिएंट एम्प्लॉय होंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क अचीव करना इजी होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी में क्या होगा कि एक तो जिस एरिया में जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है उसे उसी एरिया में वर्क दो और उसकी स्किल को और बढ़ाने के लिए उसको टाइम टू टाइम ट्रेन करो, ट्रेनिंग दो। और अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एक ही जॉब पोजीशन में ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम वर्क करेगा, ज़्यादा लंबा टाइम एक ही काम करेगा, तो वो क्या होगा, अपने आप ही वो अपने वर्क में स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र मत करो, एक ही जगह लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम काम करने दो, जैसे वो अपने काम में स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हो जाए। इससे रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क मिलेगा। तो कौन सी 4 प्रिंसिपल F.W. टेलर ने दी? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये 4 प्रिंसिपल। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल। 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल ने दी है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है तो एक ही वीडियो में तो 14 प्रिंसिपल नहीं हो जाएंगे, 7 डिवाइड कर लेंगे और फिर उसके बाद जो वीडियो रहेगा उसमें साइंटिफिक टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।